हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की अगली क्लास करने वाले हैं, क्लास 7 है। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। इससे पहले हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को समझ चुके हैं। हम यहाँ पर संसद में लोकसभा को और राज्यसभा को पढ़ेंगे, ये कैसे बनी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेंबर कितने हैं, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब एमसीक्यू भी करेंगे। तो इस वाली क्लास में होने क्या वाला है कि अगर आपने पार्लियामेंट थोड़ा भी पढ़ा है या आप मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे, मतलब थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और एमसीक्यू भी। भारतीय संविधान की ये पूरी क्लास, पूरा लेक्चर हम कवर करेंगे इस यूट्यूब में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये क्या है? ये है हमारी पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे चलते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस हैं, आप देख रहे हैं। हमारे सबसे फेवरेट टीचर जो है वो है अभिषेक जोशी सर, इंग्लिश के टीचर हैं। ये क्लास है एकदम भरी हुई और आपको बैठना है इन क्लासेस में, तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस में इन सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बैंकिंग के स्पेशल बैचेस चल रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं संसद की। आराम से थ्योरी को समझना और साथ साथ समझना कि कैसे आप इस संसद को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं कि संसद का गठन। देखिए, जब हम किसी चीज को कहते हैं ना भैया, हम कह रहे हैं संसद, क्या कह रहे हैं? संसद कह रहे हैं, यानी कि हम पार्लियामेंट कह रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि हम बोल रहे हैं लोकसभा के बारे में, हम राज्यसभा के बारे में बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम राष्ट्रपति के बारे में बोल रहे हैं। मतलब संसद इन तीनों लोगों से मिलकर के बनी होती है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि कैसे हमने संसद या पार्लियामेंट्री फॉर्म को लिया। तो थोड़ा बात समझना कि देखिए, आप सभी को मालूम है कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है, वहां से हमने, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ब्रिटेन के, या यूं कहें कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया, हमने सरकार का संसदात्मक शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। संसदात्मक शासन व्यवस्था को हमने क्या किया कि हमने अपनाया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या था कि जो सरकार के सभी निर्णय थे, देश को चलाने की जो सर्वोच्च संस्था होनी थी वो होनी थी संसद। वहां पर, यानी कि ब्रिटेन के हिसाब से हमने क्या किया, वहां पर दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के। एक को हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं वहां का उच्च सदन, और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ कॉमन की तरह और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो राज्यसभा की तरह रहती है, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। ये संसद के गठन की एक संरचना है। आप समझ रहे होंगे कि हम राज्यसभा लोकसभा की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो हमने ली है ब्रिटेन से। ठीक है, वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। 1954 में हमने, पहले इसको राज्य परिषद कहा जाता था, जनता का सदन कहा जाता था, बाद में हमने नाम ले लिए राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखेंगे क्या होता है और कैसे इसे समझा जाता है। देखिए समझेगा, हमने कहा लोकसभा राज्यसभा होती है, उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। अब राष्ट्रपति जो होता है वो ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना राज्यसभा का मेंबर होता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, समझिएगा जो मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जो होता है ना तो वो राज्यसभा का मेंबर होता है और ना ही वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन वो संसद के बहुत सारे कार्यों में बिल्कुल एकदम बराबर का भागीदार होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई लॉ हमें बनाना है, कोई एक्ट हमें बनाना है, कोई विधेयक जो है, क्योंकि मैंने आपको पहली लाइन में क्या कहा कि संसद जो है वो देश के अंदर सर्वोच्च कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। संसद हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो मान लीजिए कानून बनाने की जो स्टार्टिंग की गई वो राज्यसभा द्वारा की गई, राज्यसभा ने वो बिल पास कर दिया, इसी तरह से राज्यसभा के पास वह बिल गया और राज्यसभा ने भी वो बिल पास किया। अंतिम उसकी जो एक परमिशन लेनी होती है, वो बिल कहां चले जाता है? मान लेते हैं उसको बिल लिख लेते हैं हम। वो जो बिल था, यहां पर भी वो बिल था, वो जो बिल था वो कहां गया? अब गया वो प्रेसिडेंट के पास। कहां गया? प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर दे
तो ही वो बिल आगे चल करके देश में इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है तो वह बिल लागू नहीं होगा। इसकी आगे भी बहुत सारी कंडीशन है, वो हम आगे भविष्य में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा। फिलहाल आपको समझना है कि एक्ट बनाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देता है। तो राष्ट्रपति एक बहुत ही जरूरी चीज है, यानी कि देश में अगर कानून बनाना है तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं बना सकते हैं, राष्ट्रपति की भी पूरी पूरी सहमति चाहिए। अब कुछ बातें आपके सामने लिखी गई होंगी, आप समझ रहे होंगे कि क्या है। ये कहा गया है आहूत यानी कि समन, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, विघटित, डिसॉल्व और अध्यादेश ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति से ही संबंधित चीजें हैं, ध्यान से समझना। देखो, संसद के दो हाउस हैं, संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा, हम बार बार एल लिखेंगे, आपको समझ जाना है कि ये लोकसभा है, और दूसरा है राज्यसभा, और दूसरा है, वापिस चलते हैं, और दूसरा जो है वो है राज्यसभा, वो है राज्यसभा, ठीक है, वो है राज्यसभा। अब होता क्या है कि जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है, यानी कि इन्हें अगर कार्यवाही चलाने के लिए इन्हें बुलाना है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को अगर बुलाना है, स्टार्टिंग करवाने के लिए बुलाना है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो इनको बुलावा भेजा जाता है, जो इनको कॉल किया जाता है कि आपने इस समय पर सत्र में आना है। अगर लोकसभा को भी राज्यसभा को भी बुलाया जा रहा है, ऐसे समझ लो, बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आहूत करना, आहूत करना, यानी कि समन कहते हैं, बुलाना किसी को, ठीक है, आहूत करना, है ना। आप समझ रहे हैं, आहूत बोलना, बुलाना कि आ जाओ अभी स्टार्टिंग। तो सेशन की स्टार्टिंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा की भी, राज्यसभा की, ठीक है। दूसरा सेशन बोला सत्रावसान, प्रोरोगेशन। अब देखो, कोई सत्र स्टार्ट हुआ तो उसको बुलाया गया, बोला आहूत। अब सत्र को समाप्त किया जा रहा है, सेशन समाप्त हो रहा है, सत्र की कोई निश्चित अवधि नहीं है, सत्र समाप्त किया जा रहा है। सत्र क्या कर दो? सत्र समाप्त कर दो। आ रही है इतनी बात समझ में? सत्र समाप्त कर दो। तो सत्र समाप्त करने को जो संवैधानिक टर्म है, देखिए हर किसी की अपनी एक टेक्निकल टर्म होती है, सत्र समाप्त कर दो बोला गया। तो बोला गया जो सत्र समाप्त होगा उसके लिए टर्म यूज की गई सत्रावसान। क्या कहा गया? कहा गया सत्रावसान, प्रोरोगेशन, सत्र को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। सत्र 20 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का हो सकता है, 45 दिन का हो सकता है, ऐसा मान लीजिए। अगला है विघटित, डिसॉल्व कर देना। अब देखो समझना, यहां पर एक छोटी सी बात है, अगर डिसॉल्व को और टर्म में लिखना हो तो आप कह सकते हैं भंग करना। ये दोनों टर्म आहूत और सत्रावसान कहां पर लगेगी? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मामले में लगेगी, बात आ गई होगी समझ में। लेकिन अगर आप भंग या डिसॉल्व की बात करें तो डिसॉल्व राज्यसभा के मामले में नहीं होता है, केवल और केवल भंग या डिसॉल्व या विघटन, भंग, डिसॉल्व, विघटन, ये जो टर्म है ये केवल और केवल लोकसभा के मामले में होती है। मेरी बात समझना, किसी चीज को भंग कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना और नई की शुरुआत कराने के लिए बुलाना, या नई की शुरुआत अब होगी उसके बाद, इस तरीके से लोकसभा काम करती है। तो राष्ट्रपति ये तीनों टर्म को लोकसभा, राज्यसभा और संसद के मामले में बोलता है, करता है, प्रयोग में लाता है, तो वह संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस की बात समझो, अध्यादेश। देखो हमारे यहां जो तंत्र है लोकसभा राज्यसभा का, भाई वो लगातार दोनों एक साथ ही चल रहे हो, दोनों के सेशन, ऐसा तो नहीं है। अगर बिल पास कराना है, एक्ट बनाना है देश में, तो लोकसभा से भी बिल पास कराओगे और फिर राज्यसभा से भी बिल पास कराओगे। मान लो कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, लेकिन तभी पता चला कि जो राज्यसभा का सत्र था वो नहीं चल रहा था। ऐसे में अगर एक देश के अंदर त्वरित रूप से कानून की जरूरत है, जल्दी कानून चाहिए, और कानून कब आएगा? जब लोकसभा और राज्यसभा पास करेगी तब प्रेसिडेंट के पास जाएगा ना, लेकिन राज्यसभा तो है ही नहीं। तो क्या किया जाए मेरे भाई साहब, क्या करिएगा कि राष्ट्रपति को एक पावर दे दी गई। क्या कहा गया? राष्ट्रपति को एक पावर दे दी गई, इसे मिटाते हैं, आप समझिएगा। राष्ट्रपति को एक पावर दी गई, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 ने कहा ऑर्डिनेंस पास कर दीजिए। समझ रहे हैं आप बात को? आराम से पढ़िएगा, धीरे से आपको पूरा संसद पार्लियामेंट समझ आएगा और कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा इससे। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 है ना, ये दे दिया गया। ये कहा कि सर अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों छुट्टी पर हो, दोनों के सत्र ना चल रहे हो, या लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो या राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो, मान लो लोकसभा का चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा है, मान लो राज्यसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो बोला ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के पास देश के अंदर अगर एक जरूरत है कानून की, तो वह क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, जो उसी कानून के बराबर होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के पास
करते हैं। तो ये 4 टर्म हैं, ये चारों आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगा। और ध्यान रखिए, अगर यहां पर नहीं समझ आएगा तो हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, वहां पर थ्योरी और एमसीक्यू के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। अब समझो, जो संसद हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें अनुच्छेद, मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी हम संसद की बात करें, किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किस भाग में है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भाग में, अनुच्छेद में और फिर अनुसूचियों में है। बात समझ आ गई होगी। तो यहां पर जब हम संसद की बात करते हैं तो ये भाग 5 में है, भाग 5 में। अब आर्टिकल देखो, आर्टिकल अगर टुकड़े टुकड़ों में याद करोगे तो शायद तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। संसद की बात की गई तो संसद 79 में बताया गया कि संसद का गठन किया जाएगा, जिसके 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा। आगे राज्यसभा का स्ट्रक्चर बता दिया, संरचना। तो जब भी राज्यसभा है ऐसा लिखा हुआ समझ जाओ 80 है। कितना है? 80 है, ठीक है। लोकसभा लिखा हुआ है लोक, ठीक है। ये कितना है भाई? 81 है। आ रही है बात समझ में? इतना ध्यान रहेगा, याद रखो। बोला राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। अब ये वाली टर्म है ना, स्थायी सदन। इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक टर्म हम लेते हैं जिसे हम कहते हैं भंग होना, हम उसे कहते हैं डिसॉल्व होना, ठीक है। वो राज्यसभा के मामले में नहीं लगती है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिल्कुल आगे आपको बताया जाएगा। समझो, स्थायी सदन है, कौन सा स्थायी सदन? राज्यसभा है। 84 बोला संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या जरूरी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कौन व्यक्ति आ सकता है, संसद का मेंबर कौन व्यक्ति हो सकता है। और 85 में बोला सत्र कैसे लगेगा, उसका सत्रावसान कौन करेगा, विघटन कैसे होगा। ये टर्म मैं आपको बता चुका हूं, 3 टर्म है, बिल्कुल आपको ध्यान देनी है। अगर टर्म आहूत करना है, अगर टर्म सत्रवसान करना है, अगर टर्म विघटन करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है बात समझ में? आहूत करना, बुलाना किसी को, है ना। जैसे आप क्या करते हो, आह्वान करते हो देवताओं का। ऐसा पूजा पाठ करा तो ऐसा हवन ववन में बैठे तो आह्वान किया जा रहा है ना, बुलाया जा रहा है। तो बस आहूत वहीं से याद कर लो। कौन बुलाएगा भाई? राष्ट्रपति बुलाएगा, देश का राष्ट्रपति बुलाएगा कि आओ देश को चलाने के लिए आप संसद का सत्र चलाएं। समाप्त करेगा, सबको बोलेगा बना दिया तुमने, अच्छा काम किया, अब तुम घर जाओ। सत्रावसान कर देगा सत्र का। और उसे लगेगा कि अगर संसद सही से काम नहीं कर पा रही है, या वहां पर जो परिस्थितियां हैं, अभी मैं बताने को आपको बताऊं कि वहां पर अगर मेजॉरिटी नहीं है, किसी पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में वह विघटन कर देगा। और ये बात समझ में? भंग कर देगा लोकसभा के मामले में। लेकिन ये जो भंग टर्म है, विघटन जो टर्म है, ये राज्यसभा के बारे में नहीं लगता है। तो बात है ये भाग 5 में है। आर्टिकल राज्यसभा 80, लोकसभा 81। लोकसभा 81 जिन्हें ये याद नहीं होता है, जैसे ही तुम एल लिखो, अगर इस एल को ये वाला अगर हटा दो, मतलब इसको ऐसे लिखो और ऐसे ना किया जाए, तो आपको ये 1 नजर आएगा। बस 81 पे लगा दो और तुम्हें ये याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बोला दोनों सदनों की संरचना, संरचना की बात है भाई, तो संरचना पढ़ेंगे, आराम से समझना कंपोजिशन क्या है। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं राज्यसभा से। संसद पढ़ रहे हैं, उसका एक सदन है, बोला राज्यसभा पढ़ो। बोला क्या पढ़ो? बोला राज्यसभा पढ़ो, ठीक है। राज्यसभा किस आर्टिकल में? तो 80 में है। बात इतनी समझ आ गई, ठीक है। अब बोला इसकी संरचना में कौन कौन लोग होंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना कि भारत को अगर आप यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, तो आप जानते हैं कि भारत में राज्य होते हैं और कुछ संघ राज्य क्षेत्र, जिन्हें हम यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, या हम उन्हें कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। उम्मीद है बात बिल्कुल समझ आई होगी। यही है, अगर नहीं है तो आपको अंडमान निकोबार याद आ जाएगा, आपको दिल्ली पुडुचेरी याद आ जाएगा, आपको चंडीगढ़ याद आ जाएगा। तो अगर बुरा ना माने तो क्या हम लिख सकते हैं कि 28 और 8 संघराज्य क्षेत्र और 28 क्या है? राज्य हैं। आ रही है बात समझ में? अब राज्यसभा नाम है, राज्यों के प्रतिनिधि उसमें बैठते होंगे। कहा गया अगर तुम अधिकतम रखना चाहते हो, मैक्सिमम कितने? बोला 250 कर दो। मैक्सिमम कितने कर दो? 250 कर दो। लेकिन अगर राज्यों में बांटना है, राज्य कितने? 28 हैं और संघराज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। तो बोला राज्यों में अगर बांटना है तो ध्यान दो कि राज्यों में तुम कितने रख सकते हो। बोला 238 रख सकते हो। संघ राज्य क्षेत्र में कितने रख सकते हो? बोलो ध्यान से देखना। बोला संघ राज्य क्षेत्र में अगर तुम्हें रखने हैं तो यहां पर से कितने रखने हैं। अब संघ राज्य क्षेत्र समझना, संघ राज्य क्षेत्र में ये उन्हीं जगहों से चुन करके आते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर यूटीज में विधानसभा अवेलेबल हो। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? 238 में से ये उतने ही लोग चुन करके आएंगे। आराम से समझना, ये उतने ही लोग चुन करके आएंगे।
ये उतने ही लोग चुन करके आएंगे जहां पर विधानसभा होगी। 28 और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, क्या सभी में हमारे यहाँ विधानसभा है? आप कहेंगे नहीं है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में है। आ रही है इतनी बात समझ में? यहां पर विधानसभा है, मतलब यहीं पर चुन करके आएंगे, ठीक है। और 28 राज्य हैं। इनको बांटा गया, कहा गया 238 लोग होंगे यहां से और यहां से, 238 लोग होंगे। तो बाकी राज्यों से तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में कहा, दिल्ली में तीन, पुडुचेरी में एक, और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में अभी विभाजन चल रहा है, ठीक है। यहां पर चल रहा है तो आगे इस पे बात करेंगे। 28 राज्यों की बात है, 245 सदस्य होंगे। अब 245 कैसे हो जाएंगे ये अभी की बात है, लेकिन मेरी बात समझना, 238 लोगों में से अगर बात की जाए तो 12 लोग कौन होते हैं? 12 लोग होते हैं मनोनीत। 12 लोग कौन होते हैं? 12 लोग होते हैं मनोनीत। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, मन के अनुसार। ये कला से, साहित्य से, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, ठीक है। 238 और 12 लोग जो होंगे वो मनोनीत किए जाएंगे। और इन्हें कौन नॉमिनेट करेगा? तो आप कहोगे कि सर इन्हें नॉमिनेट करेंगे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। लेकिन वास्तव में वर्तमान में इतने हैं नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है। तो है कितने, उस पे बात करते हैं। देखो समझना, मैक्सिमम पे है कितने अगर बात करें तो ध्यान से समझना कि हुआ क्या कि हमने मैक्सिमम की जगह अभी रखे 245। कितने इलेक्टेड रखे? कितने इलेक्टेड मतलब कितनों का निर्वाचन हो रहा है? क्योंकि नॉमिनेशन तो आपको मालूम है ना, नॉमिनेटेड बोला या बोला मनोनीत, नॉमिनेटेड बोला या मनोनीत बोला तो ये होंगे 12। आ रही है बात समझ में? अगर इलेक्टेड बोला तो ये हो जाएंगे 233, मतलब इन लोगों का इलेक्शन होता है, इन लोगों का इलेक्शन होता है। अगर जम्मू कश्मीर से अभी इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी अभी यूटीज हुआ है और वहां पर विधानसभा नहीं है, तो यहां पर अगर आप लेना चाहो तो आप कह सकते हो कि 229 लोग जो होंगे वो राज्य से होंगे, ठीक है। और बाकी जो 4 लोग बचे हैं, वो कहां से होंगे? यूटीज से होंगे। और यूटीज में कहां से होंगे? दिल्ली और पुडुचेरी से, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है। इस बात को आप कैसे समझो? आप इस बात को समझो कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा ना, आगे जब हम पढ़ेंगे भी समझना, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम में। और इसका जो निर्वाचक मंडल होता है, मतलब राज्यसभा का चुनाव में वोट कौन देता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, लिखा है ना, देखो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। प्रत्यक्ष का मतलब है जिसमें जनता, आप, हम जो 18 प्लस की एज वाले लोग हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका निर्वाचक कौन होता है? तो कहते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। ये वाली बात आ रही है समझ में? चलो आगे चलते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। अब लोकसभा की बारी आ गई। राज्यसभा पढ़ लिया, लोकसभा अब ध्यान देना। देखो जो बातें यहां पर आपको लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाली बात यहां से यहां तक ये जो इंपॉर्टेंट है, तो ये साथ एज इट इज ले आए ताकि मैं समझाते हुए भी आपको बताऊं और आप पढ़ भी लें, और जरूरत पड़ने पर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें। लोकसभा क्या है? लोकसभा देखो, राज्यसभा में तो प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन यहां पर क्लियर है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लोकसभा का कैसे होता है भाई? हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से, वहां पर जनगणना होने के बाद जनसंख्या के हिसाब से सीटों का वितरण होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यूपी में सीटें जो हैं वो 80 हैं। उत्तराखंड में जो सीटें हैं वो हैं 7। उत्तराखंड में जो सीटें हैं वो है 5। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर सीटों की बात की जाए, ये लोकसभा सीटें, महाराष्ट्र में है 48। आ रही है इतनी बात समझ में? महाराष्ट्र में कितनी? 48 है। इस तरीके से जो लोकसभा की या टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं वो हो जाती है 552, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 550। ऐसा क्यों है बताया जाएगा, समझना। 550 में से फिर राज्य को बांट दिया गया और संघ राज्य क्षेत्र को बांट दिया गया। मतलब यहां पर यूटीज ले लो, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। लोकसभा में 550 से कितनी सीटें दी गई? तो बोला 530, ठीक है। कितनी सीटें दी गई? तो 530 दी गई। और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी दे दी गई? 20 दे दी गई। संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अभी जम्मू कश्मीर भी आप लेंगे, लेकिन वो भविष्य में जब चुनाव होंगे तब वो पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो 2019 के इलेक्शन हुए थे तब जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं था। तो इस तरह से 20 सीटें बांट दी गई और यहां पर 530 बांट दी गई, ठीक है। ये अधिकतम सीटें बोला। अब ये वाली बात तो थी, तो 552 हम क्यों लिख रहे थे यहां पर? ये 552 क्यों है? मेरी बात फिर समझना। जब ये सारी कंडीशनें हो गई तो 552
552 में जो ये दो लोग हैं, जिनको हम माइनस करेंगे, ये है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आ रही है इतनी बात आपको समझ में? ये कौन है? ये है एंग्लो इंडियन। मेरी बात फिर से समझना। एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी जाती है कि जो पितृपक्ष से यानी कि पिता की तरफ से यूरोपियन मूल का होता है, उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये व्यवस्था थी जब से देश बना था, संविधान जब से लागू हुआ था, तब से हमने माना कि हम अगर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम पड़ जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति दो लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर देगा। ठीक है, 2019 तक ये व्यवस्था थी। 2019 में गवर्नमेंट ने एक चेंज किया और अमेंडमेंट किया, संविधान में संशोधन। क्योंकि मैं पहले से पढ़ाता आ रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मेरी पहली क्लासेस देखी हैं और आपको चीजें समझ आएंगी। 104 अमेंडमेंट किया, 104वां नंबर का अमेंडमेंट किया, संशोधन किया 2019 में। और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में, जैसे लोकसभा में 2 हो रही है ना, राज्य विधानसभाओं में राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, राज्य विधानसभा में, उसमें 1 सीट एंग्लो इंडियन की होती है। भाई कितनी होती है? 1 सीट एंग्लो इंडियन की होती थी। आ रही है इतनी बात समझ में? होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 104वां अमेंडमेंट कर दिया। तो कई बार आपसे सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि अच्छा बताइए कि भैया एंग्लो इंडियन की जो सीटें थी उसको संशोधित करके अब निष्प्रभावी समाप्त कर दिया गया है, वह अमेंडमेंट संविधान का संशोधन कौन से नंबर का है, कौन सा है और वो कब किया गया? ठीक है, ये कर दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आई? तो 2 सीटें तो हटा दी गई हैं। तो अब 550 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लो दोबारा से। 550 में से 530 होती हैं राज्यों से और 20 होती हैं यूटीज से। ठीक है, ये कहां से होती हैं? ये होती हैं राज्यों से होती हैं। 530, लेकिन ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है नहीं है। कितनी हमारे पास? तो वर्तमान समय में जो संख्या है वो है 545। अब समझो 545 में से 13 इधर से हैं, 13 इधर से हैं। ठीक है, अगर 13 इधर से हैं तो आप कर लोगे, आप कहोगे 532। ठीक है, मतलब 13 ही सीटें जो हैं, 13 ही सीटें जो हैं वो यूटीज के पास हैं। 13 ही सीटें जो है वो यूटीज के पास हैं। 5 में से 3 और 4 में से 1, 532। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इतनों के लिए ही इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया। ये बिल्कुल अलग से टॉपिक था तो हमने यहीं पर ले लिया। समझिएगा, राज्यसभा की बात है, ये 4थी अनुसूची की बात आई है। तो मेरी बात ध्यान से समझना। संविधान में भाग है, आपको ये बात समझ आई होगी, भाग है, आर्टिकल है, अनुच्छेद है, और फिर है शेड्यूल या अनुसूची। ठीक है, अनुसूची है। भाग 22 है, आर्टिकल 395 है, और शेड्यूल जो थे वो थे 8, अब हो गए 12। तो 12 पे ही बात कर लेते हैं, बड़ी आसान बात है। 12 है, 12 में से एक चौथी शेड्यूल है। चौथी शेड्यूल में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, चौथी अनुसूचियों को अलग से पूरा पढ़ाया है मैंने, एक बार जाइए और देखिए, आपको वहां पर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं जो ये सीटों का निर्धारण किया जा रहा है, ये क्या चीज है? मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पर एक टर्म है परिसीमन आयोग। क्या होता है समझना, इसी को बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं बाउंड्री कमीशन। बाकी बात आपको समझ में आएगी। बाउंड्री कमीशन क्या होता है? किसी भी राज्य में, मान लीजिए किसी भी राज्य में जो है वह सीटों का निर्धारण करता है। वह बताता है कि कितनी सीटें जो हैं वो हो सकती हैं, कितनी सीटें किसी राज्य में हो सकती हैं, ऐसे निर्धारण करता है। लोकसभा की सीटों का वितरण करता है। जैसे हमने आपको बताया कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है। परिसीमन आयोग कब कब बना? भाई कहा गया संविधान के आर्टिकल 82 में बोला कि जब भी 10 वर्ष, हमारे यहाँ जो जनगणना होती है, सेंसस होती है, वो होती है 10 वर्ष में। कहा गया अगर 10 वर्ष में आप जनगणना कराएंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा? 10 वर्ष की जनगणना के बाद, जब भी 10 वर्ष के बाद आप जनगणना कराएंगे, उस जनगणना के बाद आपको एक परिसीमन आयोग बनाना होगा। आप एक परिसीमन आयोग बनाएंगे और परिसीमन आयोग दोबारे से सीटों को वितरित करेगा। क्योंकि जब पहले हमारे यहाँ चुनाव हुए तो हमने 10 लाख पर एक उम्मीदवार को माना।
एग्जाम्पल के लिए। अब धीरे धीरे वो जनसंख्या तो बढ़ी रही है। 1950 में जो जनसंख्या रही होगी वो 2021 में नहीं होने वाली है। हमारे यहाँ जो जनगणना होती है अगर आप देखें तो वो यूनिट डिजिट के हिसाब से होती है। ऐसे समझिएगा कैसे, पहली बार जो हमारे यहाँ ब्रिटिश काल में जनगणना हुई वो 1872 के टाइम पे हुई। उसके बाद जनगणना 1881 से लगभग कॉन्टिन्यूअस हो रही है, यानी कि हर 10 साल में होगी। तो 91 में आया होगा, है ना, फिर उसके बाद 1901 में आया होगा, फिर इस तरीके से चलते हुए 21 में, 31 में, 51 में, 61 में, 71 में, और 2001 के बाद 2011 में, 11 के बाद 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई। हर जनगणना के बाद जनसंख्या बढ़ जानी थी। कब कब परिसीमन आयोग बना, तो 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में, और इसके बाद 2019 में, मतलब 2020 में जो है वो एक और बार परिसीमन आयोग बनाया गया जम्मू कश्मीर के लिए सीटों का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, मामला 1976 का है, ध्यान से समझना। मामला 1976 का मामला है। 1976 में क्या हुआ कि भैया फिर से परिसीमन की बात आई, क्योंकि 1971 की जनगणना हुई और जनगणना में पता चला जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, मतलब जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, इन्होंने तो जनगणना बनाने में एकदम रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, और उस समय पर भारत की पॉलिसी चल रही है कि जनसंख्या को कम किया जाए, जनसंख्या को कम किया जाए। तो कम कौन कर रहे होंगे, आप कहेंगे सीधा सीधा जो साउथ के स्टेट हैं, है ना, जो साउथ के स्टेट हैं, केरला है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, गोवा वाला हिस्सा है, वहां पर जनसंख्या जो है उतनी बड़े अनुपात में नहीं बढ़ रही है। अगर जनगणना के हिसाब से सीटों का निर्धारण कर दिया जाता तो जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इनका तो लोकसभा में बोलबाला हो जाता, फिर राज्यसभा में भी बोलबाला हो जाता। ऐसे में साउथ स्टेट वाले लोग कहां पहुंच गए, साउथ स्टेट वाले लोग गए प्रधानमंत्री के पास, इंदिरा गांधी के पास में पहुंचे। उन्होंने बात की कि मैम जब आप कह रही हैं कि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, तो 1971 की जनगणना के हिसाब से अगर आप सीटों का पुनर्निर्धारण करेंगी तो ये तो जो जनगणना बढ़ा रहे हैं उनके लिए एक निर्धारण हो जाएगा, है ना, उनके लिए एक अवार्ड हो जाएगा। मतलब कि जनगणना बढ़ाओ और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलता चले जाएगा। तो क्या हम ये मान लें कि आप जनसंख्या बढ़ाने वाले को रिवॉर्ड देने वाले हो, ऐसा कहा गया। तो भाई साउथ स्टेट ने बात जैसे ही प्रधानमंत्री के सामने रखी, उनको भी ये संदेह हुआ कि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और कम जनसंख्या वालों स्टेट के साथ ये नाइंसाफी होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया, 42वां संविधान संशोधन किया और 2000 तक जो जनसंख्या थी वो 1971 के हिसाब से स्थिर रखने की बात कर दी। ठीक है, फिर आगे चल करके सामान्यता 87 में, 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, मतलब राज्यों में कहा गया कि ठीक है 2003 के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लीजिए। 2003 के हिसाब से मतलब 2001 में जो जनगणना हुई है उसे 2003 में परिसीमन द्वारा फिर से परिवर्तित कर दीजिए और 2001 की जनगणना को आधार बना लीजिए। तो यानी कि जनगणना के आधार पर लोकसभा में हमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब बात आती है, हमने सारी सीटों की बात कर ली, तो देखिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन होता है एससी और एसटी का, यही दो रिजर्वेशन है। अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यही सीधी बातें लिखी गई हैं, यहां पर देख सकते हो 84 सीटें, जितनी भी सीटें हैं उसमें 84, और एसटी के लिए कितनी सीटें, 47 सीटें। 47 सीटें जो हैं वो ट्राइब के लिए, और एससी के लिए कितनी हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें। आ रही है इतनी बात समझ में। अब लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, भाई इलेक्शन के बारे में ही तो सारा खेल था कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। तो यहां पर लिखा है फर्स्ट पास द पोस्ट, है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट, एफपीटीपी, एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट, यही जो लिखा हुआ है। समझना कैसे लिखा होता है, मान लो कि किसी व्यक्ति को वोट देने वाले लोगों की संख्या है, मतदाता जिन्हें हम बोलते हैं वो है 100। चुनाव में एबीसी लोग लड़ रहे हैं और मान लो इसे 20, इसे 30 और इसे 50 वोट मिले, ठीक है, ऐसा मान लिया गया। तो आप देखेंगे कि सी व्यक्ति ऐसे में जीत जाएगा। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि 100 लोग हैं और 100 लोगों में ए को, बी को और सी को, इसे 30, इसे 10 और इसे बाकी के
60 वोट मिले, 30-10-40 60 वोट मिले तो भी यही जीत जाएगा। मतलब जिसे ज्यादा वोट मिले वह व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। यही सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। इसके लिए आप मेरे राष्ट्रपति वाली वीडियो अगर देखेंगे तो वहां पर मैंने राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो कि लोकसभा की है, राष्ट्रपति के चुनाव की सिस्टम जिसे हम सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहते हैं, उसको मैंने डिफाइन किया है। राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रोसेस से होता है, इससे नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा डिस्कस कर ले। अब बारी आती है कि हम राज्यसभा लोकसभा की बात करें तो उसका टर्म कितना होता है भाई, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, अवधि कितनी होती है। तो हमने जो बात की थी कि भंग नहीं होती राज्यसभा, तो मेरी बात समझना, राज्यसभा जो थी वो पहली बार कब बनी, 1952 को बनी। और ये इतनी बात समझ में, एक निरंतर चलने वाली संस्था है, लगातार चल रही है, मतलब तब से लेकर अब तक वो पहली ही है। उसका कोई सत्र नहीं हुआ कि दूसरा उसका भंग होने के बाद अगला नहीं आया कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा नहीं आया। जबकि आप अगर लोकसभा के मामले में देखें तो आप कहेंगे कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, आपको 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? राज्यसभा की जब हमने अवधि की बात करी, मेरी बात ध्यान से समझना, हमने माना कि उसे ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स टर्म में आप उसे भंग कर देंगे। बोला इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा, इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा। बोला कितना होगा, तो आप बोलोगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। अब 6 साल होगा और कभी भी ये समाप्त नहीं होगी, तो क्या मतलब सदस्य रिटायर नहीं होंगे? बोला रिटायर होंगे। बोला रिटायर कैसे होंगे? बोला हर दूसरे वर्ष, क्या जो वर्ष है, जो ईयर है, हर दूसरे वर्ष रिटायर होने वाले 1/3 लोग होंगे। हर दूसरे वर्ष 1/3 लोग होंगे। हर दूसरे वर्ष 1/3 लोग होंगे। ये कौन है? ये रिटायर होने वाले लोग हैं। ठीक है, ये रिटायर होंगे 1/3 लोग। 2 साल जोड़ो, 2 साल, 2 साल, 2 साल, कितने हो गए? 6 साल हो गए। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? आ रही है इतनी बात आपको समझ में? अब इसी बात को अगर हम समझे, ठीक है, ये 2 साल से रिटायर होंगे भाई, बोला गया कि यही रहेगा। ठीक है, ये वाली बात जब आपको समझ आ गई कि एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, तो ये 6 वर्षों तक काम करेगी। ठीक है, सदस्य इसके 6 साल तक रहेंगे, राज्यसभा निरंतर चलती रहेगी। लेकिन पहली बार अगर सदस्यों का चुनाव हुआ होगा तो कैसे डिसाइड किया गया कि 1/3 लोग रिटायर होंगे? तो उस समय पर क्या गया, राष्ट्रपति द्वारा लॉटरी सिस्टम किया गया। लॉटरी से कुछ लोगों के नाम निकाले गए और उन लोगों को रिटायर मान लिया गया, रिटायर कर लिया गया। तो आप कहेंगे कि राज्यसभा की अवधि नहीं होती है, राज्यसभा की अवधि नहीं होती है, यह एक स्थायी संस्था है, राज्यसभा लगातार चलती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, आप समझ रहे मेरी बात को? यहां पर मैं जोर दे रहा हूं इस टर्म पे कि वहां का जो मेंबर होता है वो 6 साल तक, वो 6 साल तक रहता है। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आगे चलते हैं और चीजों को फटाफट से करते हैं। लोकसभा की अवधि के बारे में बात हो रही है। अब अगर लोकसभा की अवधि के बारे में आपको बोला जाए तो राज्यसभा तो स्थायी हो गया, लोकसभा क्या होगा? लोकसभा की सामान्यता अवधि होती है 5 साल। पहले समझ लो कि 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, 5 साल के लिए एमपी चुने जाते हैं और वहां पर 5 साल के लिए जाते हैं। लेकिन उसके पहले भी इसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हम यही टर्म तो पढ़ते आ रहे थे कि भंग कर देना। अब आप समझना कि भंग कब कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि लोकसभा जब बनती है तो लोकसभा से उत्पन्न होती है सरकार, जिसे आप सरकार कहते हैं, आम शब्दों में समझेंगे मतलब प्रधानमंत्री बनता है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनता है। लेकिन अगर अब ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनेगी और ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनेगा जब इनके पास होगा बहुमत, बहुमत होगा, मतलब सदन के आधे से एक ज्यादा होगा। अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है या सरकार में पहले बहुमत होता है और फिर बहुमत नहीं रह जाता, तो ऐसे में राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। कब? 5 साल से पहले भी। अब समझना, इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बात बिल्कुल सही है, ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर दिल करे तो, अगर पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इतिहास में ऐसा हुआ है, एक ही बार इतिहास में ऐसा हुआ है, बिल्कुल लिख करके नोट कर लो। जब 5वीं लोकसभा का समय काल था, इमरजेंसी के ठीक बाद वाला लोकसभा का कार्यकाल था, उस समय पर क्या किया गया? उस समय पर का जो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष को बढ़ा करके 6 साल किया गया।
लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता, ये वाली बात की गई। तो लोकसभा की अवधि सामान्यतः 5 साल होती है, लेकिन यह 5 साल से बढ़ाई भी जा सकती है और 5 साल से पहले इसे समाप्त भी किया जा सकता है। अब कोई संसद का सदस्य बन जाए तो उसका स्थान कब रिक्त हो जाएगा, कब खाली माना जाएगा, ऐसा समझो। बोला कि अगर कोई दोहरी सदस्यता रखता हो, ड्यूल मेंबरशिप आ जाए। ड्यूल कैसा? एक व्यक्ति जो लोकसभा का भी मेंबर हो जाए और साथ साथ राज्यसभा का भी मेंबर हो रहा हो, तो ऐसे में उसकी सदस्यता, उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। कहां पर रिक्त माना जाएगा, बात को समझना। अधिकतर होता यह है कि अगर एक दोनों सदन का बन रहा है तो किसी वो एक सदन को भी छोड़ सकता है, किसी भी एक सदन को छोड़ सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन अगर वह लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है और वह राज्यसभा का मेंबर बना रहता है। पद त्याग, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे, यानी कि पद त्याग कर दे, तो वो क्या करेगा? रेजिग्नेशन दे देगा भाई, इस्तीफा दे देगा। इस्तीफा दे दे, कहां देगा इस्तीफा? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का है तो वो कहां देगा? तो वह देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। समझना मेरी बात को, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति को देगा, राज्यसभा के सभापति को देगा। आ रही है इतनी बात समझ में? तीसरा कारण बोला, अगर 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्हरता दल बदल भी शामिल हो तो भी उसकी जो है सदस्यता, मेंबरशिप। अब दल बदल क्या है, तो फिर से बोलूंगा, मैंने पढ़ाया है आपको अनुसूची, मैंने पढ़ाया है आपको अनुसूची। अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से रिलेटेड कानून के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक दल से दूसरे दल में जाता है और वो जाता है अपनी पार्टी के खिलाफ, ठीक है, तो ऐसे में उसकी दल बदल के हिसाब से उसकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है। वो सदन का जो सभापति होता है वो उसे रद्द कर सकता है और उसे संसद से, मतलब अब सदस्यता खत्म हो गई तो फिर संसद में बैठ ही नहीं सकता। बोला अनुपस्थिति, अब भाई अब्सेंट रहोगे, क्लास पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? तो बोला अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक अब्सेंट रहे तो उसकी अनुपस्थिति के कारण संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। बाकी अन्य कारण भी बताए गए। बोला यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य व शून्य करार कर दे, कोई व्यक्ति संसद सदस्य में पहुंच गया, तब तक मामला पता चला कि सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है, उच्च न्यायालय में चला गया, और वो जो मामला था वो मामला ऐसा था कि उसमें उस चुनाव को संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया, जीत संदिग्ध हुई, तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, सदन निकाल दे, आचरण भ्रष्ट है, किसी बात को लेकर के संसद निकाल दे। यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, अब वो संसद सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो भी उसकी सदस्यता, संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। और जब भी संसद की बात आए तो आपको लोकसभा राज्यसभा याद रखना है। अब क्वेश्चन की थ्योरी स्टार्ट हो गई है, क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। बड़े आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो और याद करो, ठीक है। और यहां भी आपको चीजें बताई जाएंगी। पहला बताया गया, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा की बात है तो देखो ध्यान से समझना। जैसे ही आपके पास एज का क्राइटेरिया पूछा जाए, जब भी आपके पास एज का क्राइटेरिया पूछा जाए तो मेरी बात ध्यान देना, आप क्या करो, आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, 21, 25, 30 और 35, बस इतनी। 21 कहाँ का बोलोगे? ग्राम सभा का कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, कोई अगर नगर निकाय का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एमपी बनना चाह रहा है, एमपी कहां पर? लोकसभा में, मेरी बात ध्यान समझना, लोकसभा में। या विधानसभा में क्या बनना चाह रहा है? बोलोगे एमएलए बनना चाह रहा है, तो भी एज 25 है। अगर वह सीएम बनना चाह रहा है, अगर वह पीएम बनना चाह रहा है, या न्यूनतम एज है, मिनिमम एज है 21, 25, 30, 35, गार्ड बांध के से याद कर लो, तुम्हें ये याद हो जाएगी अभी के अभी, ठीक है। सिर्फ याद करो, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहा है, भाई एमपी इन राज्यसभा बोल सकते हो, राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति विधान परिषद, अब ये विधान परिषद क्या है तो धीरे धीरे समझेंगे, चीजें आती चली जाएंगी। स्टेट में भी दूसरा हाउस होता है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, बस। अब 35 पे तुम्हें 3 ही नाम रख लो। एक बोलते हैं प्रेसिडेंट, समाज इन्हें राष्ट्रपति कहता है। एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। और एक होता है गवर्नर। क्या आ रही है मेरी बात इतनी समझ में?
35 साल। तो 21, 25, 30, 35। हम बात कर रहे हैं लोकसभा के लिए, तो ठोक के बोलोगे कि 25 साल जो होती है वो मिनिमम एज होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ आएंगे और आपको फटाफट आंसर करना है और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको बता देना है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में, भाई लोकसभा पे फोकस रहेगा, ठीक है, बात ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर, बस कुछ नहीं देखना है, बिल्कुल आंसर है। पहले भी ये बताया है तो डिस्कस एकदम हो चुका है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा लोग गलत होने वाले हैं, सच में मैं बता रहा हूं। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? अगर ये बोला जाए क्वेश्चन समझना, आप कहोगे कि 2026 तक यथावत रहेगा, मैं कहूंगा नहीं। बोला गया है कि 2026 तक सीटें ऐसी रहेंगी, ठीक है। 2026 के बाद जो भी बोला, 2026 के बाद पुनः निर्धारण होगा, पुनः निर्धारण होगा। पर यह निर्धारण होगा कैसे? बोला 2026 के बाद पुनः निर्धारण होगा, उसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर, उसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर। तो 2026 के बाद जनगणना कब होगी? मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने आपको बताया कि जनगणना जो है हर 10 साल में होती है, 21, 31, तो 31 में होगी। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा, यथावत रहेगा? 2031 तक। आ रही बात समझ में? आयोग ने भी इसका आंसर 2031 माना है और इसे वेल एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। मेरी बात ध्यान देना, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो आप में से जो भी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो इसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं, आंसर है इनमें से कोई नहीं। 2019, बातें याद करो, छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? इस अमेंडमेंट ने कहा, समझना बात को, इस अमेंडमेंट ने कहा कि अब दो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड होते थे, जो क्या होते थे? नॉमिनेटेड। कौन नॉमिनेट करता था? आप कहेंगे प्रेसिडेंट, जिसे समाज राष्ट्रपति कहता है, नॉमिनेट करता था। अब नहीं होंगे। तो पहले अधिकतम सीटें लोकसभा की कितनी हो सकती थी? आप कहोगे अधिकतम अगर हो सकती थी, अधिकतम हो सकती थी भैया, अधिकतम हो सकती थी। कितनी हो सकती थी? बोलोगे 552, लेकिन 2019 के बाद तो 2 हटा दी। तो अब कितनी हो सकती है? तो अब हो सकती है 550। क्या ऑप्शन में 550 है? बोलोगे नहीं। तो चीजें आसान हैं, हो जाएंगी। आगे चलो और चीजों को समझो। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? केंद्र शासित किसकी बात की जा रही है? बताया था, अगर 550 है तो एक तरफ राज्यों को उठा लो और एक तरफ उठा लो यूटीज को और सीधा लिख दो राज्य तुम्हें मिल रही है 530, तो बची कितनी? बोलोगे 20, आंसर हो जाएगा 20। आ रही है बात समझ में? वर्तमान समय में 13 है, लेकिन वर्तमान समय में, क्योंकि वर्तमान समय में सीटें कितनी है? 545 है। यूटीज के लिए कितनी है? 13 है। आ रही है बात समझ में? चलो, लोकसभा का कोरम। अब देखो, जो टर्म रह जाएगी ना उसको अपन यहां पूरा करेंगे। तो ये सेशन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और तुम्हारे को याद हो जाएंगी चीजें। क्या होता है भाई कोरम? समझो जरा, कोरम कहा गया है। कोरम क्या होता है? ऐसे समझो कि सदन की कोई भी कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए एक न्यूनतम संख्या। मान लो तुम क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हो, ग्राउंड में पहुंचे, मैदान में पहुंचे, तभी तुम्हें पता चला कि क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 3 लोग तो चाहिए ना भाई। 3 लोग, एक जो बैटिंग करेगा, एक जो बॉलिंग करेगा और जो एक विकेट के पीछे खड़ा होगा। लेकिन आपको पता चला आज 2 ही दोस्त आए हैं, अब क्रिकेट नहीं हो पाएगा। तो जो न्यूनतम संख्या है वो है 3। इसी मामले में अगर सदन की कोरम संख्या समझोगे तो ये है 1/10। मतलब अगर आप इसे वर्तमान समय में लोकसभा के मामले में कह दें तो आप कहेंगे 54.3, और समाज अब तक जानता है कि भाई 0.3 नामक व्यक्ति कोई हुआ नहीं है, पूरा ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि 55 लोग होंगे, ठीक है। अब इसी मामले में अगर हम 245 को ले लें, 245 राज्यसभा का मामला है, 24.5, और समाज जानता है कि आधा आदमी अभी नहीं हुआ है, तो बस
क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, 25 लोग होंगे, 1/10 होता है कोरम सदस्य संख्या का। आगे चलते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो जैसा कि बताया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जिन्हें ढूंढना हो ढूंढ लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैंने पहले ही बताया है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। अब राज्यसभा के विषय में है, एक एक चीज क्लियर होगी, क्वेश्चन बढ़िया रखे गए हैं, जहां पर जिसको जैसा वेटेज देना चाहिए वैसी ही चीजें हैं, थोड़े हल्के थोड़े हैवी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? सबसे पहले देखो, ऐसे मामले में क्या पढ़ लिया करो कि सही है, किसके बारे में पूछा, राज्यसभा, बस। अब दो बातें माइंड में रखो, ध्यान से आओ। यहां भंग नहीं की जा सकती, कह दोगे कि पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि सही चुनना है तो आप कहोगे पहला बिल्कुल सही है जी, भंग नहीं की जा सकती। भंग का मतलब पता होना चाहिए कि समाप्त कर दी गई, अब नए चुनाव होंगे, दोबारा से आएगी। राज्यसभा लगातार चलने वाली संस्था है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या आप जानते हैं भाई, जब भंग ही नहीं की जा सकती तो ये तो कैसी है, ये स्थायी है, स्थायी है, लगातार चल रही है। अगर यहां पर सदस्य का पूछा होता तो 6 साल कर देते, सदस्य का पूछा होता तो 6 साल कर देते, वैसे ये स्थायी है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, बस। यही बात तुम्हें याद रखनी की, क्योंकि तुम्हें अगर 6 साल याद है तो 1/3, 1/3 और 1/3। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तुम्हें अभी अभी बताया मैंने, जब भी तुम्हें ऐसा लगे बस ध्यान दो मगर प्यार से, और इसको समझ लो। तो इस तरह से भाई देखो, ये तीसरा वाला सही है और पहला वाला सही है, ऑप्शन जो है वो एक ही है, ये वाला 1 और 3 सही है, सही पूछा गया है, एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस अब तुम्हें समझा रहे हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है? अब 4 देखो, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने आते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। मेरी बात ध्यान देना, आपको बताएंगे विघटन का मतलब और कुछ नहीं, भंग होता है, और इसको डिसॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसॉल्व कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, यही सही हो गया। बाकी चीज समझ लो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आता है, नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जनता 18+ वोट करते हैं, इसमें तो कौन वोट करता है? विधानसभा के मेंबर। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। मेरी बात ध्यान देना, राज्यसभा का सभापति, अगली वीडियो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति पे होगी। फिलहाल इतना समझ लो कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट। देश का वाइस प्रेसिडेंट जो भी होगा वो बनेगा क्या? राज्यसभा का सभापति, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी या विधि अधिकारी है, मतलब भारत सरकार का वकील है। राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है भैया, इसे ऐसा लिखा गया है, लेकिन आप सभी जानते हैं इसे संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में पूरी तरीके से बोलने का अधिकार है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में क्या है? बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है किसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो आंसर हो गया पहला वाला, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो बड़ा अच्छा है, देखो समझो, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। आप समझना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सभापति, उसको बोलते हैं, और वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति, मेरी बात समझना, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये इस हाउस का मेंबर नहीं होता। ये वाली बात समझ आई होगी। लोकसभा का वहीं से चुना जाता है, विधान परिषद का वहीं से, और विधान सभा का भी वहीं का अध्यक्ष होता है। आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बिल्कुल ध्यान दो। लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट पहले तो नहीं देता है। अगर मामला टाई हो जाए, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, आगे पढ़ना है हमने, समझी ना, कि अगर ऐसा मामला आया जिसमें 50 इधर हो गए, 50 इधर हो गए, अब जो चेयरमैन बैठा है, लोकसभा का अध्यक्ष जो बैठा है, वो क्या करेगा? तो वो अपना वोट तभी देगा जिसको हम निर्णायक वोट कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है, टाई होने पर देगा। तो ये आर्टिकल है 100 पे, मेरी बात ध्यान से समझना, 50-50% हो जाए, जब 100-100 हो जाए तो क्या? तो निर्णायक मत देगा लोकसभा का अध्यक्ष। 108 क्या होगा? 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की क्या होगी? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग होगी 108 में। धन विधेयक होगा, धन विधेयक की परिभाषा मनी बिल, 110 में मनी बिल एक्सप्लेन किया गया। 112 में कहा गया कि एनुअल
एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। आप सभी जानते होंगे कि बजट जैसी व्यवस्था है, लेकिन बजट संवैधानिक शब्द नहीं है। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है, बढ़िया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश। आपको अध्यादेश में एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझ जाइएगा क्या चीजें हैं। आ रही है बात समझ में? इजी इजी चीजें हमने रखी, पहले भी हमने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए और अब फिर से हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सभी इस चैनल में कवर करेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सैटरडे को आप हमारे प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस सेट आपको उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए फ्री अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।